हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो हमारी सेकंड बुक है ईएमटी की सेकंड यूनिट है मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इस यूनिट में मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका वैक्यूम में उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है और मैटर के अंदर किस फॉर्म में उनकी डेरिवेशन होती है, क्या डिराइव कर होता है, किस फॉर्म में उनको लिखते हैं, और पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का दैट इज मैक्सवेल्स फिक्सिंग ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब देखिए, इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि आपने 11th-12th में भी स्टडी किया हुआ है, उसे लेके चलेंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। ठीक है, तो बी डॉट डी एल को कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई के इक्वल। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता है। अब जो हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है J, दैट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम करंट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सपोज कोई ds स्मॉल पार्ट ले लिया हमने किसी सरफेस का, उस स्मॉल सरफेस के लिए J डॉट ds लिखेंगे करंट को। टोटल सरफेस का निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द कंप्लीट सरफेस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू J डॉट डी एस ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज J करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। तो अब I की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए एम्पियर्स लॉ में। तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू दिस वैल्यू। I की जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे J डॉट डी एस। ठीक है, अब देखिए, ये तो है लाइन इंटीग्रल, ये है सरफेस इंटीग्रल, और आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी हुई है। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे करते हैं कि जैसे बी डॉट डी एल है, जब इसको लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो बी की जगह कर्ल ऑफ बी हो जाएगा, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस। ठीक है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो B डॉट डी एल की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये हमारी है स्टोक्स थ्योरम। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो कर्ल ऑफ B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट J डॉट डी एस। ठीक है, अब अगर दोनों साइड्स कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि कर्ल ऑफ B किसके इक्वल है, म्यू नॉट J के। ठीक है, तो कर्ल ऑफ B किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट J के। ये इक्वेशन जो है ये सिर्फ डीसी फील्ड के लिए वैलिड है, AC में वैलिड नहीं है। अब AC में वैलिड क्यों नहीं है वो बात करेंगे। देखिए, अगर हम कोई सी कैपेसिटर मीन्स कंडेंसर को लेके चलते हैं ना, तो वो अगर तो वो फुली चार्ज है, जब फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, तो उस केस में उसमें करंट फ्लो नहीं करता, ये हमें पता है। जब फुली चार्ज हो जाएगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस केस में लाइन इंटीग्रल जो है उसके दोनों एंड्स पे, मतलब एक तो आप कैपेसिटर प्लेट के बीच एक बाहर वाला जो ले रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो इसलिए B डॉट डी एल उस केस में अपना आएगा 0। बट B डॉट डी एल यहाँ तो म्यू नॉट आई के इक्वल लेके चले हैं ना, पर अब I 0 है, तो उसके केस में B डॉट डी एल 0 हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगी। जो कर्ल ऑफ B, ये रिलेशन कब आया है, जब I 0 नहीं है तब आई है ना ये वाली तो डेरिवेशन, बट उस केस में तो I 0 है। अच्छा, सेकंड रीज़न एक और, जब कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं है, चार्जिंग हो रही है उसकी, ठीक है, तो उस केस में देखो क्या होगा, जब उसकी चार्जिंग होती जा रही है उस केस में कोई कंडक्शन करंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्शन करंट कोई नहीं है, तो B डॉट डी एल, यहाँ पे जो I है ना, I ये कंडक्शन करंट की बात हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो फिर उस केस में भी जब फुली चार्ज नहीं हुआ, चार्जिंग उसकी होती जा रही है, उस केस में भी क्या हुआ, कोई कंडक्शन करंट नहीं होता। सो उस केस में अब भी I 0, तो B डॉट डी एल उस केस में भी 0 मिलेगा। इसलिए जो एम्पियर्स लॉ है ये AC फील्ड के लिए वैलिड नहीं होता, सिर्फ DC फील्ड के लिए होता है। सो ये जो हमारी डेरिवेशन कर्ल ऑफ B म्यू नॉट J मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ DC फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सवेल के मॉडिफिकेशन की। अब जो एम्पियर्स लॉ था ना, B डॉट डी एल म्यू नॉट I,
ये था अपने पास, बट ये तो एम्पियर ने दिया, बट मैक्सवेल ने ना फिर इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन की और ऐसी इक्वेशन बनाई जो एसी और डीसी दोनों फील्ड के लिए वैलिड हो, क्योंकि एम्पियर सर्किटल वाली जो इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल वो तो सिर्फ और सिर्फ डीसी फील्ड के लिए वैलिड आया है। तो मैक्सवेल ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की थी। मैक्सवेल ने एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंपोनेंट इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो वो जैसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होते हैं ना उसको सपोज मैं डी यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिख के शो कर दूँ, तो आई डी ये क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल फाई बाय कर्ल टी। यहाँ जो फाई फ्लक्स है ये कौन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ करेंगे हम, इसे लेके चलते हैं। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नहीं लेंगे, अब आई प्लस आई डी लेंगे जो मैक्सवेल ने उसमें ऐड किया था ना अदर कंपोनेंट, जो कि दोनों के लिए वैलिड होगा, एसी और डीसी दोनों फील्ड्स के लिए। तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके बी डॉट डी एल का जो एक्सप्रेशन था वो क्या दिया, म्यू नॉट आई के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड है आई डी, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आई डी की, तो म्यू नॉट आई प्लस, अब आई डी क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल फाई बाई कर्ल टी, म्यू नॉट तो कॉमन ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट कर्ल फाई बाई कर्ल टी बचेगा यहाँ पे अपने पास। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब जो फाई है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से बी डॉट डी एल आ जाएगा म्यू नॉट एज इट इज़, और आई एज इट इज़ अपने पास। आई की भी वैल्यू चाहे पुट कर दो, आई को लिख सकते हो जे डॉट डी एस, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे जे डॉट डी एस सरफेस के लिए, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और म्यू नॉट कॉमन ही है, कर्ल बाय कर्ल टी एज इट इज़, और फाई की वैल्यू पुट कर दो ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस, ठीक। अब देखिए इसमें और चेंज क्या हो सकता है कि ये डी एस दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल है, तो डी एस वाले कंपोनेंट को आप कॉमन ले सकते हो। ये है बेटा अपने पास वैल्यू। तो यहाँ से जो सरफेस इंटीग्रल है ना दोनों कंपोनेंट्स का, इस डीएस को कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास कर्ल जो बी डॉट डी एल था, बी डॉट डी एल वो किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट तो कॉमन है, और वो सरफेस क्लॉज सरफेस के लिए किसके इक्वल आएगा, जे प्लस, अब एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है उसको भी ई के साथ एडजस्ट कर सकते हैं आप, ई के साथ ले जाइए, तो कर्ल एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी, और साथ में इस पूरे का क्या है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस, ये लिखा जा सकता है। तो अब दोनों साइड कंपेयर करके देखो, सरफेस इंटीग्रल है, सो इसका मतलब क्या हुआ, कर्ल ऑफ बी यहाँ से सरफेस इंटीग्रल का जो बाकी कंपोनेंट है इसके इक्वल आ जाएगा, तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई। जो एप्सिलॉन नॉट ई है ना ये डी के इक्वल होता है। एक्चुअली देखो डी वैसे होता है, यहाँ पे जो डी टर्म होती है ना ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताता है, ये बेसिकली इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के। पी यहाँ पे होता है पोलराइजेशन वेक्टर, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट अगर आप वैक्यूम की बात करते हैं जहाँ पे पोलराइजेशन ही नहीं है तो पी ज़ीरो होता है, तो उस केस में डी एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी पुट कर सकते हैं, तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी, इसके इक्वल आ रहा है। तो ये जो है ये मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में उसने जो इक्वेशन दी थी उसका एक्सप्रेशन है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब कैपेसिटर फुली चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है एग्जिस्ट करता है उसकी प्लेट्स के बीच में। तो पैरेलल प्लेट की अगर बात, पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसकी दोनों, तो जो कैपेसिटर है उसकी अगर आप बात करें उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट
करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो होती है एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड सिस्टम में एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। बट अगर आप सीजीएस यूनिट्स में लेना हो ना, तो उस केस में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के इक्वल होता है। सो ई की वैल्यू क्या बनेगी, 4 पाई इंटू सिग्मा, और सिग्मा हमें पता है क्यू बाय ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो 4 पाई इंटू क्यू बाय ए लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखिए जो करंट है, करंट जब कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने मान लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, चार्ज धीरे धीरे फ्लो करता जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर। तो उस सर्किट में जो आउटसाइड सर्किट है उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। तो क्यू आएगा ई इंटू ए अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए बाई 4 पाई। तो ए बाई 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, तो डी ई बाई डी टी बच गया, आई की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब जो करंट डेंसिटी होती है ना, वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए। आई बाई ए करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई इंटू डी ई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा जे डी, ठीक। अब ये तो सी जी एस सिस्टम के अकॉर्डिंग आया है। एस आई में अगर जाना हो तो 1 बाई 4 पाई सिग्मा के इक्वल होता है। एस आई में 1 बाई 4 पाई सिग्मा के सॉरी एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो 1 बाई 4 पाई की जगह आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो उस केस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो आई करंट फ्लो कर रहे हैं उसकी, उससे ये पता चला कि जो आउटसाइड सर्किट में रेजिस्टेंस लगाने से करंट फ्लो करेगा ना पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेटअप हो जाता है ना, जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पे, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैक्सवेल इक्वेशंस, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करूँगी। थैंक यू।